हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कानपुर की क्रांति। कानपुर में किस तरह और किसके नेतृत्व में यहाँ की क्रांति, यहाँ की बागडोर संभाली जाती है। 1857 क्रांति के नेतृत्व में देखिए, 1857 क्रांति में कानपुर का नेतृत्व कौन संभालता है, कानपुर क्रांति का कौन नेतृत्व संभालते हैं, तो आज उसकी ही चर्चा करेंगे। तो कानपुर में देखो 3 बंदे का आपका नाम आएगा। यहाँ का नेतृत्व पूर्ण रूप से जो संभालते हैं टांटिया टोपे, जो नाना साहब, जो व्यक्ति का आपका नाम आएगा नाना साहब और टांटिया टोपे और अजीमुल्ला खां। इन 3 व्यक्ति द्वारा यहाँ पे कैसे मतलब बागडोर संभालते हैं। तो आइए हम मैप के द्वारा समझते हैं इसको पूर्ण रूप से, किस तरह क्रांतिकारियों ने यहाँ की व्यवस्था को संभाला था। मैप को हम समझते हैं। मैप पे समझते हैं। तो कानपुर ये क्षेत्र, कानपुर, इनको थोड़ा मैं पीछे ले जाऊंगा, इनको थोड़ा पीछे से समझते हैं। शुरू से कैसे कानपुर एक विद्रोही केंद्र बन गया था। देखो, कानपुर की बात करें तो यहाँ का पेशवा 1800 बात होता है। पेशवा यहाँ पुणे होता है, पूना का जो पेशवा होता है, अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय, इनके साथ संधि हो जाती है 1802 में। 1802 में संधि होती है, और संधि होती है कि अब जो भी पेशवा, ये जो भी मराठा पाठ है, अब वो सहायक संधि के तहत आप अंग्रेजी क्षेत्र में आएंगे, जो वेलेजली की सहायक संधि होती है, ठीक है ना। तो बाजीराव द्वितीय जो 1802 में इनकी मतलब सहायक संधि होती है, और यही अंतिम पेशवा बनते हैं। और फाइनली जो 1817 में जो एक युद्ध था, 1718 में जो अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसमें जब हार जाता है तो बाजीराव को पेशवा पद, मतलब ये अंतिम पेशवा होता है, पुणे से उठाकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? बिठूर में। कहाँ भेज दिया जाता है? बिठूर में। बिठूर में भेज दिया जाता है। किसको? ये बाजीराव द्वितीय को। जब यहाँ पे इनको 8 लाख रुपए पेंशन के तौर पर वहां पे नियुक्त किया जाता है। हर सालाना आपको मिलेगा। इतना काम हो जाए, करते थक गया। तो बाजीराव द्वितीय की बात करें, अब इनकी जो मृत्यु हो जाती है 1853 में मृत्यु किनकी? बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है 1853 में। अब इनके जो बेटे होते हैं दत्तक पुत्र धोंधू पंत, इनको नाना साहब के नाम से जाना जाता है। धोंधू पंत नाना साहब के नाम से जाना जाता है। अब ये धोंधू पंत जब नाना साहब के नाम से जाना जाता है, ये बोलते हैं कि जो हमारे पिताजी बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए जो पेंशन सालाना मिलता था, हमें भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं भी उसका पुत्र हूं। लेकिन अंग्रेजी जो डलहौजी की नीति थी, राज्य हड़प नीति, राज्यव्यापगत नीति, इन सिद्धांत के तहत बोलते थे नहीं, आप कोई भी अगर उत्तराधिकारी, अगर जैविक उत्तराधिकारी, अगर अपना बेटा तो ठीक है, उसका उत्तराधिकारी संभाल सकता है। लेकिन अगर आप दत्तक पुत्र है, किसी से गोद निषेध प्रथा चलती थी उस समय, गोद लिया हो गया पुत्र, तो वो इनका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। उसी रूप में नाना साहब भी आते थे, और नाना साहब को किसी तरह पेशवा नहीं मानने से इनकार कर दिया जाता है। उस समय ये भी बोलते हैं अंग्रेज अधिकारी कि हम तो पेशवा पद को समाप्ति कर दिए थे, हम तो सिर्फ बाजीराव द्वितीय को एक पेंशन देते थे, उस व्यक्ति को देते थे, आप उनकी पेशवा पद को नहीं, उस व्यक्ति को देते थे जब तक वो जिंदा रहेंगे। तो जब नाना साहब को बात पता रहता, और नाना साहब फिर आक्रोश आया था, और ये युद्ध के तौर पे युद्ध करने का फैसला लेते हैं, युद्ध करने का। अब ये समय आता है कि जब वो 4 जून को अवध में क्रांति हुई थी। अब यहाँ पे देखो बिगुल फूकी जाती है 5 जून को। यहाँ पे अगर हम बात करें 5 जून, क्या होता है? 5 जून 1857 कानपुर में क्रांति मतलब यहाँ पे विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। तो वहां के जो जनरल होते हैं, जनरल व्हीलर,
जो जनरल व्हीलर होते हैं जनरल व्हीलर की चारों तरफ से उसकी किलेबंदी कर दी जाती है। बस जो भी विद्रोही होते हैं किसके नेतृत्व यहाँ पे नेतृत्व कमान कौन संभाले होता है? नाना साहब, जिसको जो धोंदूपंथी बोलते हैं, तांतेर तोपे और अजीमुल्ला खान, तीन व्यक्ति के नेतृत्व में कानपुर का जो क्षेत्र होता है जनरल व्हीलर का जो किले को चारों तरफ से किले बंद कर दिया जाता है और उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उसको निकलना मतलब आगे पीछे निकलना ही बंद हो जाता है। अब अंदर से भी गोलीबार चल रही है, बाहर से भी। अब फाइनली जब उसको बाहर से हेवलॉक और नील को भेजा जाता है उनको कंट्रोल करने के लिए, तो हेवलॉक और नील भी इस विद्रोह को कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाते हैं और इसे जो इसके शस्त्रागार वगैरह होते हैं, जो भी फाइनेंशियल पैसे वगैरह जितने भी धन पाठ को सबको लूट कर यहाँ के सैनिकों को जेल खाने से रिहा करके अपने अंदर भर्ती कर लेते हैं और एक तरफ से कानपुर की भी सेना जो होती है और मजबूत हो जाती है और पावरफुल हो जाती है, फाइनेंशियल रूप से भी और सैन्य रूप से भी और मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरह किले बंद करके फायरिंग होती है और हेवलॉक और नील भी जब जाते हैं तो उनमें भी असफल रहते हैं, इनको नहीं लौटा पाते, इनको नहीं आप कंट्रोल कर पाते। उसके किले के अंदर जो क्षेत्र होता है उसमें औरतें, बूढ़े, बच्चे, बहुत सारे क्षेत्र होते, उसको अपने लिए हेवलॉक नील नहीं कंट्रोल कर पाते। तो व्हीलर जो होते जनरल व्हीलर अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं। जनरल व्हीलर की बात करें, जनरल व्हीलर आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण कर देते हैं जनरल व्हीलर। तो जनरल व्हीलर जब आत्मसमर्पण करते हैं तो उसी समय पेशवा जो नाना साहब होते हैं, नाना साहब अपने आप को पेशवा घोषित कर देते हैं और इन्होंने बादशाह शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर को अपना कार्यधर्ता मानते हुए, मतलब अपने बड़े नेता मानते हुए उनको कुछ नजराना भेजते हैं, उनको कुछ रुपए का नजराना भेजते हैं ताकि आप हमसे, मतलब आप ही इस जो विद्रोह का, ये पूरे विद्रोह का बागडोर संभालिए और आर्थिक रूप से भी आप मजबूत हुई। तो ये जब अपने आप को नाना साहब अपने आप को पेशवा घोषित करते तो उसके बहादुर शाह जफर नजराना भेजते, किसको? बहादुर शाह जफर को, दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे भेजते हैं। अब जब ये पेशवा यहाँ पे पूर्ण रूप से कंट्रोल हो गए तब ये क्षेत्र में देखोगे ये जो व्हीलर की जो किले में बंद औरतें, बड़े, बूढ़े, बच्चे, जितने भी क्षेत्र में बोलते कि आप जो इलाहाबाद में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इमरजेंसी कैंप है उसमें आप चले जाइए, शरण ले लीजिए। तो यहाँ के क्षेत्र को बोलते खाली करने के लिए आप चुपचाप चले जाए, हम लोग कोई नहीं मारेगा आपको, कोई मतलब आपको आप पे हमला नहीं की जाएगी। अब ये तो इनको बोलते ऑर्डर दे देते हैं हम लोग को, और नील व्हीलर को बोलते सारे पार्ट जो भी जोल झंझारे जितने भी लेकर आप इलाहाबाद के वो कैंप में चले जाए, इमरजेंसी कैंप में। लेकिन एक बात और यहाँ पे हो रही थी, जो यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हो रहा था जो इस सारे व्यवस्था को असंतुलित, मतलब फिर से कंट्रोल कर ले सकती है। अभी फिलहाल लखनऊ वगैरह, दिल्ली वगैरह में जो इनका जो कैंपबेल की बात है, तो दिल्ली अभी आबाद के सेनाओं को किसी तरह अपने कुचला और उनको विद्रोह उतारा, दमन किया और अभी कानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैंपबेल आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अब देखो पूर्ण रूप से कानपुर पर नाना साहब का कंट्रोल हो चुका है। नाना साहब यहाँ तक कि व्हीलर को बोलते अपने जितने भी जो औरतें, अंग्रेजी जितने भी बच्चे सबको आप इमरजेंसी कैंप में शिफ्ट हो जाइए। तो उनको 24 नाव में सवार करके बोलते हैं 24 नाव आप में सवार होकर पूर्ण रूप से आप ये जो इलाहाबाद जो कानपुर नदी गुजरती है, ये गंगा नदी में के सहारे होते आप सीधा इलाहाबाद में पहुंच जाइए, इलाहाबाद पर पहुंच जाइए। अब यहाँ पे दो घटनाएं होती हैं, एक तो सती चौरा घटना, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट घटना है, सती चौरा घटना कानपुर में ही होता है। सती चौरा घटना बोलते हैं कि अंग्रेज जब जा रहे होते हैं, मतलब इस 24 नाव में सवार होने वाले होते हैं, मतलब नदी पे के रास्ते जब जा रहे होते हैं, तो उस वक्त इस सती चौरा घाट पे, सती चौरा
घटना में ये होता है सती चौरा घाट की घटना। घटना में क्या होता है कि जब अंग्रेज जा रहे होते तो इस पर विद्रोहियों द्वारा हमला होता, और हमले में बहुत सारे अंग्रेजी लोग मारे जाते हैं। ये पेशवा द्वारा नहीं कराया गया, नाना साहब द्वारा या इन व्यक्तियों द्वारा नहीं, विद्रोही देखिए अंग्रेज है, इनको तो गुप्त मतलब चुपचाप भेजा जा रहे थे नदी के सहारे, लेकिन इनको क्या पता कि इनका आदेश। तो सती चौराहे पे जब ये देखते तो विद्रोही द्वारा हमला करके इनको बहुत सारे लोग को मार दिया जाता है और कुछ लोग बच के चले जाते हैं। तो इस समय जो रहीमी जो होती है, इस समय जो मदद करती है हुसैनी इसमें जो मदद करती है, इसमें शरण लेते हुसैनी खातून किसकी मदद करते हैं? तो अंग्रेजों की मदद करते हैं, अपने मतलब शरण देती है जो भाग रहे होते हैं। और जब शरण देते हैं पूर्ण रूप से इसमें कंट्रोल हो जाते हैं, तो एक और घटना हो जाता है, बीबी घर की घटना। एक इसी समय जो अब देखो कैंपेबल धीरे धीरे पूरा रूप से कानपुर पे बढ़ रहा है, तो इसी समय देखो बीबी घर की घटना होती है। बीबी घर की घटना। इस वक्त क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे अंग्रेज मर जाते, तो बहुत सारे जो अंग्रेज बीमारी के कारण मर जाते, बीमारी के कारण मारे जाते, क्योंकि हमारी जो इंडियन जो थे भारतीय लोग का खाना पीना रहन सहन अलग था, और अंग्रेज जो अधिकारी की तरह रहते थे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते थे, उस तरह उसको नहीं घुट के मरना पड़ा, और इतना दिन तक कैद रखना असंभव आसान काम नहीं था, और फाइनली बीमारी के कारण उनको बीमारी हो जाता और बीमारी के कारण मर जाते हैं। और एक और होता है कि एक घटना और होती है, गुप्त आदेश के जरिए से यहाँ पे मरवा देते हैं। गुप्त आदेश के जरिए मरवा दिया जाता है। जांच की जाती है तो सच में ये नाना साहब का कोई गलती नहीं निकलता, लेकिन इनको गुप्त आदेश के जरिए मरवा दिया जाता है। किसको? सारे अंग्रेज को। ऐसा माना जाता है वहां पे एक नदी, एक कुआं हुआ करता था, कुआं। इस कुएं में उस लाश को मतलब जितने भी अंग्रेज को जो मारे थे गुप्त मतलब आदेश को के जरिए सबको मार दिए थे, और मारने के बाद सारे को कुएं में डाल दिए थे। कानपुर में अभी भी उस क्षेत्र को जाना जाता है। और इस बात जब ये यहाँ हो जाता है, ये तो बहुत मतलब अन्यायपूर्ण घटना है, जो किसी भी तरह इसको करना तो ऐसे करवा देते विद्रोही द्वारा। अब देखो, अब इसी वक्त देखो कैंपेबल धीरे धीरे जो पहुंच रहे थे, आप पूर्ण रूप से कानपुर में पहुंच जाते। अब जब कानपुर में पहुंच जाते तो पूरी तरीके से कानपुर में कत्लेआम मचा देते, और कानपुर को एक एक करके सारे क्षेत्र को कब्जा करके फिर पूर्ण रूप से कानपुर को कैंपेबल द्वारा अपने अंदर कर लिया जाता। अब यहाँ पे कैंपेबल जो होते हैं, कैंपेबल विद्रोही को दबाने में कामयाब हो जाते हैं, विद्रोही का दमन कर देते और पूर्ण रूप से अपने अंदर कर लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक कानपुर का जो एक पेड़, कानपुर में एक बरगद का पेड़ है जहाँ नाना साहब पार्क है, अभी भी मौजूद है नाना साहब पार्क उसका। तो नाना साहब पार्क के अंदर ये जो बरगद का पेड़ है, उसी बरगद के पेड़ के नीचे 133 भारतीयों को फांसी पे लटकाकर मार दिया गया था। ऐसा इतिहास का लिखते 133 मतलब एक साथ 133 व्यक्तियों को फांसी से इस बरगद के पेड़ के नीचे मार दिया गया था। अब कभी भी कानपुर निवासी जो है जाने, अगर अब हो तो आप समझ सकते हो कितना करीबी से आप देख सकते हो। अभी भी नाना साहब पार्क है वहां पे मौजूद है, ये लिखो। तो इस तरह कानपुर की घटना थी। किस तरह फिर से रिवीजन करते हैं, देखो क्या होता है। नाना साहब की जो पिता होते हैं बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहब बोलते हैं कि मेरे को भी इनका पेंशन दिया जाए, लेकिन नहीं दिए जाते। तो वहां टांटिया टोपे अजमुल्ला खान की टीम के नेतृत्व में क्या होता है, किसी भी तरह उसको अपने आप पे कंट्रोल कर लेते। किस वाले क्षेत्र को? तो कानपुर को कंट्रोल कर मतलब इसको इनका यहाँ का क्षेत्र का आंदोलन संभालते हैं। तो 5 जून 1857 को जनरल व्हीलर जो वहां के जो जनरल होते हैं उनको किलेबंदी कर लेते हैं, चारों से इसके किले को घेर लेते हैं और फायरिंग करते हैं। वहां पे हेवलॉक नील भी आते मदद करने के लिए, वो भी असफल रहते हैं। फाइनली वो क्षेत्र एक पूर्ण रूप से विद्रोहियों के कब्जे में आ जाता है। वहां के शस्त्रागार जो भी हथियार वगैरह लूट लेते हैं, और जनरल व्हीलर आत्मसमर्पण फाइनली कर देते हैं। और इस आत्मसमर्पण के बाद इस सफलता के बाद नाना साहब अपने आपको पेशवा घोषित कर देते हैं और बहादुर शाह जफर को नजराना भेजते हैं।
अब नजराना भेजने के बाद जो भी इस व्हीलर के कब्जे में जो क्षेत्र थे, व्हीलर जो जिस क्षेत्र में रह रहे थे, जिस किले में रह रहे थे, उसको किले को बोलते कि आप यहाँ से चले जाइए। नाना साहब बोलते हैं कि आप और किसी तरह इलाहाबाद चले जाइए। तो 24 नाव में सवार होकर जब इलाहाबाद जा रहे होते हुए, इमरजेंसी कैंप लगा हुआ था, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था इस युद्ध क्रांति में। तो उसमें सती चौराहा 2 घटना होती, सती चौराहा की घटना और बीबीगढ़ की घटना। सती चौराहा की घटना में देखोगे तो विद्रोही द्वारा उस पर हमला की जाती है, तो सारे अंग्रेज जो इधर उधर चितर बितर हो जाते, कितने बहुत सारे अंग्रेज मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर भाग जाते हैं। तो उसने उस समय हुसैनी कानून जो खातून होती है उसको शरण देती है और किसी तरह उसको रोक लेते हैं। और दूसरी जो घटना है बीबीगढ़ की घटना, बीबीगढ़ की घटना में जब कैद लोग रहते एक साथ कैद रहते हैं, तो उसमें बीमारी के कारण कई लोग मारे जाते हैं, अंग्रेजी अधिकारी, अंग्रेजी लोग, और जितने बचते हैं गुप्त आदेश के जरिए, किसी को गुप्त आदेश के जरिए उसको मरवा दिया जाता है पूर्ण रूप से। और वहां पे कुआं था जो लाशों से डूबा हुआ था, ठीक है। इस तरह फिर अब कैंपबेल धीरे धीरे जब कानपुर में एंटर करता, पूर्ण रूप से कानपुर में अब एंटर कर चुके। अब जब कानपुर में ये घुस जाते तो एक एक करके सारे क्षेत्रों को फिर से दोबारा अपने अंदर में कर लेते और सारे कानपुर को लाश से बिछ जाता, वहां पे कत्लेआम मचा देते। और ऐसा माना जाता कि ऐसा कत्लेआम भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था इस अंग्रेजों के दौर में, जैसा मानता कैंपबेल कानपुर में जो किए थे। तो फिर दोबारा अंग्रेज के कब्जे में आया था। फिर ये नाना साहब धीरे धीरे करके वहां पहुंच जाते हैं। कहां? तो नाना साहब देखोगे, ये नाना साहब कहां पहुंच जाते हैं? तो नाना साहब पहुंच जाते हैं कहां? तो ये पहुंच जाते हैं नेपाल में। नेपाल में वहां पे अपना जो भी करते वो, और तांटे टोपे जाकर झांसी की रानी के साथ, झांसी की रानी के साथ मिल जाते। किसके साथ? झांसी की रानी के साथ मिल जाएगी। और इस तरह देखोगे फिर और झांसी की रानी के साथ मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे जब झांसी की रानी हार जाती है तो फिर ये नेपाल वगैरह चले जाते हैं। और फाइनली एक राजा जो मरवाड़ी राजा के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, टाटिया टोपे को, और जो मरवाड़ी राजा मानसिंह द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अप्रैल 1859 को उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये था हमारा कानपुर का आंदोलन। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं झांसी की रानी के बारे में, झांसी का किस तरह आंदोलन नेतृत्व किया, और लास्ट हमारा जो उससे लास्ट होगा जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह के द्वारा। और इस तरह हमारा जो विस्तार होगा 1857 क्रांति का कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट। आशा है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि इनको ये तो आप पूर्ण रूप से इतना क्रांति को डिटेल में पढ़ने की इसलिए जरूरत है, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। सिविल सेवा में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप सिर्फ ये पूछ दीजिए कि वहां का दमन किसने किया, वहां पे मतलब कौन नेतृत्व कर रहे थे, वहां पे कब हुआ, कि ये सब कुछ भी मायने नहीं रखते सिविल सर्विसेज में। उसमें आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछ दे कि कानपुर का विश्लेषण कीजिए, कानपुर 1857 क्रांति में कानपुर में जो विद्रोह हुए वहां का विश्लेषण करिए, अगर 15 नंबर 10 नंबर का होगा तो आप 2-4 शब्द तो नहीं लिख सकते, 150 शब्द में लिखना होगा, 120 शब्दों में लिखना होगा। तो इस तरह ही आपको अगर नॉलेज है तो आप लिख दोगे, नहीं तो वहां पे आप फिर वही हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। इस तरह को आपको समझना बहुत जरूरी है। एक पढ़ाई करने के लिए अच्छी तरीके से समझना, जितना हो सके आप रिवीजन देखिए, 50 बार 60 बार, जितना भी वीडियो को पॉज करके देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ब्रदर।